मैम हम इसको रिकॉर्ड करेंगे आज क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ रही है उसमें लाइव ओके में। सर, हाँ, नो यू कैन प्रॉब्लम, यू कैन पूछिए। स्टार्ट। ओके, थैंक यू सर। A very warm namaskar and good evening to all the CTPD officials present, our President Dr. Sanjay sir, Secretary Dr. Tanya Gupta ma'am, all the program directors and associate program directors of various circles of CTPD India, our esteemed panelists and participants. CTPD इंडिया के क्वालिटी सर्कल के द्वारा आयोजित इस पैनल चर्चा में मैं डॉक्टर रीना उनियाल तिवारी, प्रोग्राम डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, अपने यंग और टैलेंटेड एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर्स डॉक्टर पूजा वर्मा, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन केआर मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, और डॉक्टर मेघा जुयाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, KLDAV पीजी कॉलेज रुड़की, उत्तराखंड के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अपने क्षेत्र के बहुत जाने माने शिक्षाविद आज इस पैनल परिचर्चा में पैनलिस्ट के रूप में हमारे मध्य हैं इस आभासी कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटीपीडी इंडिया का जो क्वालिटी सर्कल है, इसमें मुख्य रूप से जो हमारे कार्य क्षेत्र है और जो मिशन है वो यही है कि किस प्रकार से हम एक कोलैबोरेटिव और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कल्चर जो है वो अपने साथियों के मध्य स्थापित कर सकें, जिससे कि न सिर्फ उच्च शिक्षा बल्कि विद्यालयी शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी को लेकर जो कार्य किया जा रहा है उसमें हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने एक्सपर्टाइज को साझा करें। और इसी कड़ी में हमने पिछले 2 वर्षों में कई फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पैनल डिस्कशन, सेमिनार और लेक्चर सीरीज भी आयोजित किए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 का उद्देश्य जो है वो भारत में युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। भारत के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 के ग्लोबल एजेंडा है उसका लक्ष्य भी विश्व स्तरीय और उच्च गुणवत्ता शिक्षा के साथ सभी को आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करना है। एनईपी 2020 के अंतर्गत बहुत से सुधारों की बात की गई है। 2 प्रमुख जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन है, और दूसरी जिसमें कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन की बात कही है। भारतवर्ष का युवा संपूर्ण भारत में और विश्व के अन्य संस्थानों से जिस प्रकार के कौशलों को प्राप्त करेगा, जो डिग्री प्राप्त करेगा, उसमें उनको ऑप्शन देना कि वो कितने भी विषयों को चुन सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार वे मल्टीपल एग्जिट और एंट्री स्कीम भी कर सकते हैं। इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान से जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, तो जो क्रेडिट और अंक हमको प्राप्त हुए हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। इसी संदर्भ में इस पैनल चर्चा की आयोजन किया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, कौन सी चुनौतियां इसमें आएंगी, इन सब से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आज का विषय है अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, enabling students mobility across higher education institutions. And we are very honored to have subject experts as panelists who represent the different higher education institutions ranging from university to a complete government college to an teacher education institutions, and they also represent different subject backgrounds to ranging from management to humanities to teacher education. अब मेरा आग्रह है एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मेघा जुयाल मैम से कि वो सभी पैनलिस्ट का संक्षिप्त परिचय हमारे सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखें। मेघा मैम प्लीज। Thank you, Reena ma'am. We are fortunate to have with us our first esteemed panelist, Professor H.C. Purohit. Sir is currently Dean of School of Management and Student Welfare at Doon University, Dehradun.
He has also held the office of Registrar and Head of Department, School of Management at Doon University. Sir has also served as Dean, Faculty of Management Studies at VBS Purvanchal University, Jaunpur. His teaching and research interests include marketing management, consumer behavior, marketing research, and strategic management. He has, to his credit, more than 60 research papers published in national and international journals and has presented more than 100 research papers in different conferences and seminars. He has also conducted various programs and research studies under the funding of ICSSR and UGC. Professor Purohit has been awarded with the Best Business Academic of the Year in 2022 and has also been conferred with Dean of the Year Award in 2022 by Chief Minister of Uttarakhand. We heartily welcome you, sir, on this panel discussion and look forward to hearing your insights about ABC. Our second revered panelist is Professor J.D. Singh. Sir is presently working as professor in Gramothan Vidyapeeth PG College of Education, Sangaria, Rajasthan. He has a vast teaching experience of about 28 years. His areas of expertise include educational research, educational psychology, ICT, and pedagogy of mathematics. Sir is an able administrator and has worked in the capacity of principal at Akliya College of Education, Bhatinda, coordinator CTE Sangaria, assistant coordinator IGNOU, again in Sangaria. He has, to his credits, 12 books, 17 chapters in edited book, over 40 research articles, policy and concept papers in national as well as in international journals. He has successfully completed 10 projects funded by various agencies like UGC, Sarva Shiksha Abhiyan, MHRD, etc. Over 17 PhD degrees, 3 MPhil degrees, and several dissertations have been awarded under him. He has been awarded with Guru Samman in 2017 and Shiksha Bhushan Award in 2023 by Tribhuvan University, Kathmandu. Sir, we are delighted by your presence and look forward to an enlightened discussion. Now, we have with us our next learned panelist, Professor Rakhi Panchola. Ma'am is the head of the Department of Political Science at Shahid Durga Mal Government PG College, Doiwala, Dehradun. She has a vast teaching and research experience of over 20 years. Her research specialization include Indian government and politics, regional issues, and women and environment issues. Her administrative experience include Chief Program Coordinator IGNOU, Coordinator G20 Program Series, to name a few. Over the past 6 years, she has over 25 research publications. She has, to her credit, 6 book chapters and has authored 3 books. Ma'am has undertaken several UGC and ICSSR funded research projects in different academic years. She is an abled PhD supervisor and has supervised about 150 dissertations. Professor Panchola was awarded Best Teacher of the Year in 2021 by Honorable Chief Minister of Uttarakhand. She has also been honored with Prashasti Patra for contribution in election duty in 22 and NSS officer in 2023. Ma'am, it is a matter of great pleasure and pride to have you on this panel discussion. मैं पुनः CTPD क्वालिटी सर्कल की ओर से तीनों शिक्षाविदों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और इस परिचर्चा को आरंभ करने हेतु मैं डॉक्टर रीना उनियाल तिवारी मैम को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मेघा मैम। सभी पैनलिस्ट का जो संक्षिप्त परिचय आपने दिया, उसी से हम सभी लोग अब बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इस आभासी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के लिए हाँ कहकर हमें जो सम्मान दिया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद।
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये शब्द जो है वो कई बार सुना हम लोगों ने है, और सबसे पहले सरल अर्थों में अगर किसी को बताना है तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह से पैसे आप बैंक में जमा करते हैं, उसी तरह से जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, अब उसको भी आप जमा कर सकते हैं। आपने जिस समय भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की हो, कौशल प्राप्त किया हो, अंक प्राप्त किए हो, अब वो बेकार नहीं जाएंगे। तो इस पैनल परिचर्चा को आरंभ करते हुए, my first question, which is the most simplest and the basic question being asked by most of the students and the educationists, is for Professor Dr. H.C. Purohit, sir. Dr. Purohit, Hanji, sir. Yes, sir. So the question for you is, what is Academic Bank of Credits, and how does it align with the overarching goals and principles outlined in the NEP 2020? Thank you, madam. Thank you very much for inviting me to discuss very important issue related to Academic Bank of Credit. So your question is basic to what is Academic Bank of Credit, to understand. If you look into the detailed context of NEP 2020, it has three major and basic objectives. The first one is education at any time. Education from anywhere, everywhere, or education in any subject, multidisciplinary. So these three basic objectives are there with this NEP 2020. And that is the beauty of this national education policy. A student can get admission anywhere in any institution. We can presume that suppose we have admitted a student to our university for undergraduate program, and after completion of 1 year study or earning that certificate, he or she wish to go to another institution or another area. Suppose they are shifting from Dehradun to Chennai, Bengaluru, or Gurugram, or any city or any state. So they have that flexibility, they can move. So that is education from anywhere. So whatever credit they earn here during their 1 year stay, during their 1 year study, that credit will go to the bank, which is known as Academic Bank of Credit. So after completion, and we can continue with this, that after 2 years, when he or she has been awarded diploma, whenever they are switching or they are shifting, they will also be awarded some certificate, degree, diploma and degree, and then after 4 years, it is honors or graduation with research. So that is not to everyone, and everybody knows it very well. The second objective of the education is anytime. Suppose after 1 year or 2 years, he or she feel that I want to join any organization, I have to earn money, so I should serve, or I have to start my own entrepreneur, or I want to earn money for my family, because they have they are in a need to earn. They need money and they want to some hands to earn more to meet their family necessities. So they are not in a position to continue their study. They can. That is the choice and that is the flexibility. So after completion of 1 year or 2 years, whatever they earn, that is also deposited with that bank. And after some time, whenever their position is good or when they feel that they can continue, they can. So that is any time. And third one is, suppose a student is admitted to BTech program. Suppose he or she is pursuing BTech in mechanical engineering, and they want to study economics also, because without the knowledge of economy, if they feel that they are missing something is not there to have complete knowledge of an entrepreneur or industry expert or whatever domain they have. So they can. And whatever they earn from economics or from mechanical or whatever subjects they have chosen, that will also go to that bank. So the minimum requirement to award graduation degree
minimum requirement of credit in 1 year is 40. So after 3 years, it is 120. After 4 years, it is 160. So whenever 120 credits will be deposited with the bank, he or she will be awarded graduation. So that credit is depositing somewhere. And this is all under National Academic Depository. National Academic Depository is a vast umbrella where this Academic Bank of Credit and this National Academic Depository is having a provision of DigiLocker. Whatever credits or whatever degree, diploma we have earned or one has earned is deposited, is safe there. So the credits are there. And when we have completed 120 minimum credits, graduation degree will be awarded. Now the question is, which university degree will be awarded, conferred to that student? So there, very clear instructions are, clear-cut instructions are issued under NEP 2020. The university or the institution from where he or she has earned more than 50% credits. Suppose 120 is requirement, minimum requirement to complete graduation program to earn that degree, graduation degree. So if 61 credits are completed from Delhi University degree will be awarded to that fellow. If 61 is earned from Merit University degree will be conferred to that fellow. So it is very clear that whatever credits from whatever university in whatever time we have earned is going to be safe. Like suppose we have earned 1,000 rupees today, we deposited in bank. Tomorrow 10,000 is again deposited. Someday 500 is again deposited. So whatever amounts we are earning, we are sending it to our saving account. So that saving account, like saving account, this Academic Bank of Credit is like a bank account, but it is not a bank account, it is academic bank account. So that is why Academic Bank of Credit, whatever credit from wherever, from whichever university in whatever time we have earned is very safe there. And it will be awarded whenever we complete that minimum requirement. So this is the basic definition if you want to know about what about this Academic Bank of Credit. थैंक यू सर। आपने इस प्रश्न का उत्तर जितनी सरलता से और जितने संक्षेप में बताया है, मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया कि आखिर ये है क्या, और विशेषकर जो 3 बातें आपने कही, एनीवेयर, एनी टाइम एंड एनी कोर्स, वो क्लैरिटी भी बिल्कुल इससे आई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो प्रोफेसर डॉक्टर जेडी सिंह सर से है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत वे कौन से प्रावधान हैं जो अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना एवं उसके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे। सभी को नमस्कार। रीना मैम, आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं, हमने सभी पैनलिस्ट हैं उनको और पार्टिसिपेंट सभी को नमस्कार। जैसा कि मैडम आपने बताया कि इसे थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं हम कि ये एबीसी है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसी के रिगार्डिंग ये आया कि उसके रिकमेंडेशन के आधार पे हमें इसको लागू करना है। और हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये बताया गया है कि बच्चे का 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इसी के लिए ये चीजें ली गई हैं। और उनमें आप जानते हैं कि ज्यादातर ये कंस्ट्रक्टिव या कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड एक्सपीरियंस लर्निंग पर आधारित है। और जैसा कि हम देखते हैं, डॉक्टर पुरोहित साहब ने बहुत अच्छा सा बताया है, उसमें ये क्रेडिट क्या है, बहुत अच्छा। लेकिन क्रेडिट थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि क्रेडिट है वो कितना अंक ले सकते हैं उसमें। जैसे थियरी और जो हमारा 1 आवर की ट्यूटोरियल है 1 वीक की, उसका 1 क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 2 आवर्स प्रैक्टिकल्स हैं, उसका 1 वीक का, तो वो भी 1 क्रेडिट के बराबर होता है। और इंटर्नशिप अगर होती है, जो वोकेशनल एजुकेशन वगैरह प्रोफेशनल इसमें चलती है, तो उसमें भी वो इंटर्नशिप है, वो 1 सप्ताह की होगी तो 1 क्रेडिट माना जाएगा उसका। और मैक्सिमम
6 क्रेडिट हैं और ये एक सेमेस्टर के लिए है। 13 से 15 वीक का जो एक सेमेस्टर बताया गया है उसमें ये चीजें ली गई हैं। अब बात करते हैं हम इसकी इस्टाब्लिशमेंट के लिए। इस्टाब्लिशमेंट और फिर इसके ऑपरेशंस के बाद, जैसे आपने क्वेश्चन किया है, तो यूजीसी रेगुलेशन 2021 जो लिया गया है, इस्टाब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इन हायर एजुकेशन, ये 15 पेज का ये गजट नोटिफिकेशन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाता है, और ये 28 जुलाई 2021 को आया था। तो उसमें ये बताया गया है कि बच्चे को, सभी को, या ये कह सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं उनको 2023-24 के एकेडमिक सेशन से ABCID अकाउंट खुलवाना जरूरी है। ये कंफर्म हो गया। और ये अभी जो 2023-24 का जो भी हमारा ये सेशन चल रहा है उसमें ज्यादातर बच्चों ने ये अपने अकाउंट खोल दिए हैं। अब ABC अकाउंट खुलने के बाद ही उनके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये भी हमें ये सारी चीजें ध्यान में है। कुछ चीजें जैसे ये अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है सभी के लिए, चाहे हम स्टूडेंट्स हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सभी के लिए। और ये इसमें ABC अपार का ये एक पार्ट है। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, और इसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मोटो है जिसमें बताया गया है कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID, और इसी के अनुसार ये की बात भी सही है कि हमारे देश में एक हर स्टूडेंट को एक यूनिक ID होनी चाहिए, और ये 12 डिजिट की एक स्टूडेंट यूनिक ID है। काश हमारे टीचर्स के लिए भी एक ऐसी यूनिक ID होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चलो स्टूडेंट से भी शुरुआत की है तो ये अच्छा है। सरकार जो काम कर रही है, हम चाहते हैं कि वो और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाए। इसमें ये डिजिटल ऑनलाइन वर्चुअल स्टोर हाउस है, ये हमारा ABC अकाउंट जिसमें बताया गया है। और डॉक्टर प्रोय साहब ने भी बताया, रीना मैम आपने भी कहा है कि ये बैंक है, लेकिन ये पैसे जमा करने वाला बैंक नहीं है, इसमें एकेडमिक क्रेडिट्स हैं वो जमा होंगे। तो बहुत अच्छा सा आपने बताया इसमें। और ये डिजी लॉकर की सहायता से इसको हम अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जो ABC पोर्टल है www.abc.gov.in, इसके द्वारा हम अपना अकाउंट लगा सकते हैं। और ये ओपन और डिस्टेंस, और चाहे कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन, सारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ये लागू होगा, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, PhD हो, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जो भी हो, उसी सभी के लिए होगा ये। और इसमें इसके अलावा भी UGC के अलावा जैसे मेडिकल, लॉ और इंजीनियरिंग है उनको भी इसमें लिया। कहने का अर्थ है कि हायर एजुकेशन के जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, उन पे ये लागू होगा। इसमें कुछ चीजें जैसे बताई गई हैं कि अब जो मैंने पहले ही बताया था, और इसमें एस्टैब्लिशमेंट में कि एक इसमें नियम जो पहले 28 जुलाई को आया था, ये सर प्लीज सब अनम्यूट। म्यूट हो गए हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ जी। हाँ, ये जो जुलाई 2021 को ये गजट नोटिफिकेशन आया था, उसमें उसके बाद में एक करेक्शन किया है UGC ने, जो 28 दिसंबर 2021 को आया था। उसमें ये था कि जो नेक एक्रीडेशन स्टेटस और रैंकिंग पोजीशन की शर्त लागू होगी जब ABC अकाउंट खोला जाएगा, तब सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए। लेकिन ये 28 दिसंबर 2021 को इस शर्त को हटा लिया गया है। और अब ये है कि ये ABC ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सा एस्टैब्लिशमेंट का। अब इस ऑपरेशंस की बात आते हैं, तो ऑपरेशंस में कहने का अर्थ है कि ये बहुत अच्छा सा, जिस तरह से बताया गया कि फ्लेक्सिबल, स्टूडेंट सेंटर्ड है और क्रेडिट बेस्ड है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो स्टूडेंट सेंटर में एक, जैसे प्रोय साहब ने बताया भी कि मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो पहले कभी नहीं बताया गया था। और कई बार बच्चे अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 2 साल की कोर्स करते हैं तो तीसरी साल नहीं कर पाते हैं, तो वो 2 साल या 1 साल उसका बेकार चला जाता है।
अब ये बहुत अच्छा सा सिस्टम बनाया गया है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन में। जैसे फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट है, सेकेंड ईयर में उसमें उसको डिप्लोमा, और थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेता तो डिग्री, और फोर्थ ईयर कर कंप्लीट करता है तो रिसर्च डिग्री उपलब्ध हो जाती है, बच्चे को ये मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा है, जिसमें क्रेडिट मोबिलिटी भी बताई गई है इसमें। और ये जो क्रेडिट वैलिडिटी है ये 7 साल के लिए है। ये 7 साल में बच्चा है अपने उसको यूज कर सकता है, बशर्ते वो चाहता है कि भाई एक जगह से दूसरी इंस्टीट्यूट में भी जा सकता है, वो अपनी खुद की इंस्टीट्यूट है उसमें भी, और बीच में कभी भी छोड़ भी सकता है 7 साल के अंदर, और 7 साल के अंदर वापस उसमें एंट्री भी ले सकता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें बताया गया है। और इसके द्वारा ब्लेंडेड लर्निंग को भी महत्व दिया गया है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन और इसके अलावा टेक्नोलॉजी ये भी इसमें सम्मिलित की गई है। और 50% तक जो क्रेडिट्स होते हैं वो ऑफलाइन के भी ले सकते हैं, या जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह सकते हैं, या हमारे पुराने अनुभव हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं, कोई टूर वगैरह होता है, या कहीं दूसरी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस हैं, उन सभी के इसमें जो क्रेडिट्स हैं वो 50% तक हम उसमें ले सकते हैं। ये इससे संबंधित, लेकिन एक है कि एक बार जो क्रेडिट अपने जिस स्टूडेंट ने यूज कर लिए हैं एक कोर्स के लिए, तो वो क्रेडिट दूसरे कोर्स के लिए वो यूज नहीं कर सकता है। थैंक यू। धन्यवाद सर। हाँ जी, धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। और जो इसमें एक बिल्कुल ध्यान जो आकृष्ट करती है बात, वो कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट का एक आईडी। तो हर स्टूडेंट जो है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, या जो रेगुलर ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, उसका एक आईडी जब जनरेट हो जाता है तो वो जितने भी मल्टीपल कोर्सेज करता है तो उसके उसी यूनिक आईडी में उसके क्रेडिट्स जो हैं वो जमा होते हैं। तो इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राखी पंचोला मैम हमारे बीच में हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, लचीलापन और गतिशीलता, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें क्योंकि कही गई हैं, तो इनको किस प्रकार से बढ़ावा देगा डॉक्टर पंचोला मैम? जी जी। मैं ऑडिबल हूँ मैम? या हाँ। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी दिस प्रोग्राम। एंड मेरे से पहले डॉक्टर पुरोहित और डॉक्टर जेडी सिंह सर ने बहुत अच्छे से इसको बताने का जो यहाँ पे प्रयास किया है उसमें वो सफल रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बहुत सरल शब्दों में उन्होंने इसको समझाया है। मैं ये मानती हूँ कि लचीलापन इसलिए है कि अगर जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे जो बच्चे हैं, स्पेशली जैसे पहाड़ों के बच्चे हैं, उन्हें क्या होता है, 1 साल पढ़ा, फिर जॉब लग गई, फिर कहीं दूसरी जगह चले गए, मैदानों की ओर आ गए। एचएनबी में पढ़ रहे थे, श्रीदेव सुमन में आ गए, या किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में चले गए, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी बच्चों को। इससे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनको ये अवसर दिया है कि बेटा आप कहीं भी रहो, अगर आप सिंसियर हो अपनी पढ़ाई के प्रति तो आपके क्रेडिट आपके पास होंगे और आप उनका प्रयोग दूसरी जगह जाकर के भी कर सकते हो। इसको जो है बच्चे आजकल एजुकेशन इन पॉकेट भी कह रहे हैं। चर्चा जब इस पे हम अपने कॉलेजेस में करते हैं तो कहते हैं मैडम आपने तो एजुकेशन पॉकेट में रख दी। मैंने कहा यस बिल्कुल, जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि जैसे आप अपने बैंक का क्रेडिट कार्ड रखते हो ना अपनी पॉकेट में, ये आपका ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपका बाद में सर्टिफिकेट लाके आपको देगा। तो ये क्रेडिट है आपके, आपने इसको अर्न करना है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सिस्टम में रहें, कहीं भी रहें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, ये सिस्टम जितना आपने एक जगह पूरा किया है उसके बाद वो अगला सिस्टम आप दूसरे यूनिवर्सिटी से या दूसरे कॉलेज से पूरा कर सकते हो। तो इससे गतिशीलता आ रही है, जो ड्रॉप आउट हो जाते थे। स्पेशली अगर मैं बालिकाओं की बात करूं, गर्ल्स की बात करूं, शादी हो जाती है, शादी के कुछ समय बाद बेचारी की पढ़ाई छूट जाती है, तो अब उसको डरने की जरूरत नहीं है। वो अगर शादी भी कर रही है, पारिवारिक अपनी जीवन में व्यस्त भी है, तो उसके पास उसके क्रेडिट हैं, और जब वो लौट के आएगी, जब वो समझेगी कि मुझे पढ़ना है, तो वो उसको फिर से यूज कर सकती है। तो मैं ये समझती हूँ कि स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है।
कि कितनी भी परेशानियां आ जाए वो पढ़ाई को नहीं छोड़ पाएगी, है ना। तो गतिशीलता इससे आई है। और लचीलापन यह है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था हमारा, अगर हमने सेमेस्टर इस साल कर लिया तो कर लिया, फिर हमें या तो बैक पेपर देना पड़ता था या हमें फिर उसके लिए ड्रॉप आउट करना पड़ता था, फिर हम एक निश्चित सिस्टम के बाद आते थे। कई बार तो बच्चों को कुछ भी नहीं मिल पाता था। तो अगर आप एक साल में जा रहे हो तो कोई बात नहीं, यू हैव योर सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप उसका भी यूज कहीं कर सकते हो। आप 2 साल तक पढ़े हो तो कोई बात नहीं, यू हैव योर डिप्लोमा, आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो चीजें आपके पास हैं, जहां जिसकी जरूरत है आप उसको यूज करो, और जरूरत नहीं है और आप चाहते हो कि आगे आप और अच्छा पढ़े, तो आप अपनी डिग्री को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसलिए जो लचीलापन है और जो गतिशीलता है, ये क्रेडिट बैंक सिस्टम हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहा है। हाँ, क्योंकि ये अभी हम शुरुआती सिस्टम में हैं, तो हम टीचर भी परेशान हैं। ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मुझे भी बहुत परेशानियां हो रही हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को भी परेशानियां हो रही है, क्योंकि सिस्टम नया है। लेकिन कोई भी सिस्टम ज्यादा देर नया नहीं रहता, वो फिर पुराना हो जाता है और फिर वो सिस्टम में आ जाता है। तो बच्चे अभी जो इसको यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास अभी एनईपी का पहला बैच आया है, तो वो अभी इसको उनपे अप्लाई हो रहा है, और जब वो, मैं समझती हूँ 2-3 साल इसमें उनको लग जाएंगे, तो वो अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो बच्चों के पास बहुत अच्छा अवसर है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो एक हमारे पास होता था ना कि मैडम पढ़ाई छूट जाएगी, अब हम क्या करें, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, वो वाला सिस्टम अब हमारा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, जीवन है, सबका अलग अलग तरीके का है। हर बच्चा अपने एजुकेशन अपने टाइम पे पूरी नहीं कर पाता है, तो ये सिस्टम उसको देता है कि वो फिर जब उसे समय लगे, जब उसकी सोच उसके अकॉर्डिंग सही हो, तो वो अपने सिस्टम को ज्वाइन कर सकता है। तो इसलिए इसमें गतिशीलता भी है, लचीलापन भी है, कि बच्चों के अकॉर्डिंग ये उनको अवसर प्रदान कर रहा है कि जब आप अपने सिस्टम को ज्वाइन करना चाहो, आप ज्वाइन कीजिए, और आपकी परिस्थिति कहती है कि नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, जाइए। तो मैं सोचती हूँ कि इसलिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। धन्यवाद पंचोला मैम, आपने बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को रखा, और बिल्कुल सही आपने ये बात कही कि हमेशा ऐसा लगता था कि अगर ये ग्रेजुएशन है तो आपको 3 इयर्स में कंप्लीट करना है, मैक्सिमम टाइम आपको 4 इयर्स इसके लिए मिलेगा। बीएड का कोर्स है 2 इयर्स का है, इसको इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। और किसी वजह से अगर किसी का छूटता था तो उनको लगता था कि इतना समय जो हमने पढ़ा वो हमारा बेकार चला गया। तो एनईपी 2020 ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के द्वारा जो लचीलापन दिया है, जो गतिशीलता दिया है, ये विद्यार्थियों के लिए आने वाले समय में बहुत ही उनके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आप लोग जिस तरह से हम इस प्रकार की इस परिचर्चा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से संबंधित जो भी बातें हैं उनको हमारे सामने रख रहे हैं, तो हमारी जिज्ञासा और हमारे प्रश्न जो हैं वो धीरे धीरे और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी साथी डॉक्टर पूजा मैम को आमंत्रित करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। पूजा मैम। जी, thank you, Reena ma'am. And we will be proceeding with other questions. And the question that I have in hand is for Professor Purohit sir. What measures are being taken to ensure the quality and standardization of credits across different institutions and programs? Purohit sir. Very much. जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि क्वालिटी मेजर्स जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं रहे। आप समझिए कि देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, और आईआईटीज हैं, एनआईटी है, आईआईएम्स हैं, आईसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, सीएसआईआर के इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, और इतना डाइवर्स एरिया है। अब इसमें क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो? एनईपी का जो मैंडेट है, यदि सारे
universities में across the institutions, if in the full spirit of NEP 2020 is being implemented, तो आप ये समझिए कि क्वालिटी तो आ जाएगी। लेकिन चूंकि इतना डाइवर्स है, जैसे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, एक यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर के लिए है, वन इंस्टीट्यूशन इज फॉर डेडिकेटेड फॉर मैनेजमेंट, IIMs, IIT का मैंडेट कुछ और है। तो ऐसे में आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो क्वालिटी मेजर्स हैं, जैसे अब इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर जो प्रोविजन किया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी अभी बहुत यूनिवर्सिटीज अभी नहीं गई इसमें। तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि पहले यूनिवर्सिटीज अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड करें, अपने स्टूडेंट्स का उसमें बैंक का अकाउंट उसमें खुले डिजी लॉकर के अंदर। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम होना है। जब बैंक क्रेडिट बैंक जब आ जाएंगे डिजी लॉकर पे, स्टूडेंट्स के आधार से वो कनेक्टेड होगा, तो फिर आप आगे उसके कंपैरिजन की बात आती है। तो पहला है करिकुलम डिजाइनिंग। करिकुलम डिजाइनिंग अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस शुड बी एट पार। तो जो भी एकेडमिक बॉडीज होती हैं, अब यहाँ पे ऑटोनॉमी का इश्यू है, हर इंस्टीट्यूशन की अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी गवर्निंग बॉडी है। तो गवर्निंग बॉडी और इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को यदि आप एक एंगल से हैंडल करेंगे तो ऑटोनॉमी का इशू भी एक बड़ा मुद्दा है। तो फिर एक तरफ हम फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी की बात करें, दूसरी तरफ हम उसको एक मिक्स कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, क्योंकि डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सब जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उसके लिए उन्होंने ये कंडीशन रखी कि जिनकी NIRF रैंकिंग, अब तो हमारे स्टेट में भी स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क शुरू हो गया, लेकिन देश में इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग के लिए जो फ्रेमवर्क है उसका नाम है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले तो उनकी बात है। तो इसलिए NIRF में जब हम जाएंगे, फिर दूसरा जो NAAC में है, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल के द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग हो गई है, A ग्रेड है। तो पहले चरण में, फर्स्ट फेज में NIRF में 100 जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर जिनकी NAAC ग्रेडिंग A ग्रेड से ऊपर है, उनको सम्मिलित करेंगे। तो वहां पर आप कुछ कोलैबोरेटिव, कुछ क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे, क्वालिटी इन टीचिंग, क्वालिटी इन रिसर्च, और वो कोलैबोरेशन होगा। अभी कई यूनिवर्सिटीज और कई इंस्टीट्यूशन ने PhD थीसिस सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशंस को भेज रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूशन का NAAC रैंकिंग A ग्रेड है, वो दूसरी जगह नहीं भेज रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एक एक्सपर्ट के पास वो थीसिस नहीं आ रही है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यदि उसकी रैंकिंग A ग्रेड में नहीं है, तो इसको भी आप उस क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन से मैच करा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी जो ब्यूटी है वो इस डाइवर्सिटी में है, तो इस डाइवर्सिटी को एक साथ लाना, अब इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक दूसरा कंपोनेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी। अब जो इंस्टीट्यूशन स्टैंड अलोन है, जहाँ पे एक ही सब्जेक्ट चलता है, कहीं पे अब जैसे मेडिकल की पढ़ाई तो सिर्फ मेडिकल की है, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट है, तो इसको आप यदि मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए ओपन करेंगे तो फिर उस स्पिरिट को बल मिलेगा जो इसका मैंडेट है। लेकिन अभी आज के कंटेक्स्ट में यदि आप देखते हैं तो अभी उसमें पूरी तरह से पूरे तौर पर इंस्टीट्यूशंस का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसमें टेक्नोलॉजिकल, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, जो हमारे पैनलिस्ट हैं मेंबर्स ने, उन्होंने कहा कि इसमें क्रेडिट हम अर्न करेंगे और क्रेडिट अर्न कर करके मिनिमम क्रेडिट हमारे पास सेव होते जाएंगे और हम उसको आगे जॉब में या रोजगार में जहां भी जा रहे हैं वो हमारे पास सेव रहेगा। 7 साल तक हम उसको यूज कर सकते हैं और 7 साल के बाद री एंट्री का भी उसके अंदर प्रोविजन है, उसके अंदर आप उसको रख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई जाना चाहता है, उसका सिलेबस का इक्विवेलेंस चेक भी करना पड़ेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसलिए वो अभी NIRF में जो टॉप में है या जिनका NAAC रेटिंग क्वालिटी मेजर्स में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन क्वालिटी के लिए जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, पता चला कहीं पे कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पे वो फैसिलिटीज नहीं है, कहीं इंस्टीट्यूशंस में जो फैसिलिटीज इस डिजी लॉकर के लिए या इस बैंक को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, या वो सब्जेक्ट्स यहाँ दूसरे
सेमेस्टर में आगे जो सब्जेक्ट्स दूसरी जगह दूसरे सेमेस्टर में, तो क्वालिटी को तो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे वहाँ जो NIRF की जो गाइडलाइंस हैं या जो पैरामीटर्स हैं, मोटे तौर पर वो भी NAAC में भी हैं। और यदि उसमें आप देखेंगे कॉलेजेस के लिए अलग पैरामीटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज के अलग पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर, क्योंकि कॉलेज का मैंडेट अलग है, यूनिवर्सिटी का मैंडेट अलग है, सिलेबस डिजाइनिंग कहाँ है, और सिलेबस में जो प्रोग्राम आउटकम है, जो कोर्स आउटकम है, उसको उसका आउटकम मेजरमेंट के लिए ज्यादा जिम्मेदारी कॉलेजेस को है। तो आप अब फिर उसके बाद रिसर्च कंपोनेंट में आप आएंगे, तो रिसर्च एक्सटेंशन में यूनिवर्सिटीज के ज्यादा वेटेज है। इस प्रकार से ये एक बैलेंस बनाने की इसमें प्रक्रिया रखी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम यूनिफॉर्मिटी में चलेंगे, इसके स्पिरिट में, कॉलेज का मैंडेट, तो वहां भी ये पैरामीटर उस दृष्टि से देखा जाएगा। कॉलेज के ट्रांसफर के लिए, कैंपस के ट्रांसफर के लिए हमको, लेकिन क्वालिटी जो मेजरमेंट है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, चाहे NIRF के लिए हैं, चाहे वो NAAC के लिए हैं, या ग्लोबल लेवल पे जाते हैं तो टाइम्स हायर एजुकेशन का है, QS का है, या संघाई रैंकिंग है, या ब्रिक्स की भी रैंकिंग है, एशियान की रैंकिंग है। अब तो इंटरनेशनल लेवल पे हमको फोकस करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मैंडेट है, गवर्नमेंट का जो फोकस है कि जो फॉरेन करेंसी हम स्टूडेंट्स के फॉरेन एजुकेशन में जो हमारे बच्चे लेके जाते हैं, वो हम रिटेन कर पाए। पहले तो उसको रोकें, उसके लिए जरूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे एजुकेशन का लेवल होना चाहिए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट है, उसको इसके अंदर रखा गया। 2017 से इसमें चर्चा चल रही थी, और ये कंसेप्ट नोट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आया था, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में गया, और लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले HRD था, वहां आया। और 2020 में उन्होंने कहा कि टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड की, उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे। तो पहले फेज में अभी 2020 इस NEP 2020 में टॉप 100 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन की बात है। तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के साथ यदि हमारा उनका कैंपस यहाँ होगा, हमारे फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को वो एक्सपोजर मिलेगा, तो क्वालिटी एक दिन का काम नहीं है। क्वालिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब रोज हमको करते जाना है। एवरी डे वी हैव टू इंप्रूव इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। अब हमने प्रोविजन कर दिया कि आपको प्रैक्टिकल लर्निंग से, प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आपको 50 मार्क्स लेने। हमने कह दिया कि भाई ओपन सोर्स में जाइए, चाहे स्वयं पोर्टल पे जाइए, NPTEL पे जाइए, कोई भी जो ओपन सोर्सेज है वहां पे जाइए, ऑनलाइन आप क्रेडिट अर्न कीजिए। लेकिन क्या वो क्रेडिट अर्न करना, वो ओपन, वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या रिमोट एरियाज में है? क्या ज्योग्राफी, जहाँ पे ज्योग्राफी इस तरह की टफ टेरेन है, क्या वहां पे वो फैसिलिटीज हो पाएंगी, उसकी एक्सेस होगी? इट इज टू बी subject needs more attention and more focus from the policy makers. तो मुझे लगता है कि प्रयास बहुत अच्छा है, क्वालिटी इससे जरूर इंप्रूव होगी यदि हम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेंगे टॉप 100 को। यदि हम NIRF में टॉप इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज को फोकस करके चलेंगे, या NAAC में जिनका ग्रेडिंग अच्छा है, A+ से ऊपर है, उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे, तो जो दूसरे हैं वो भी इससे इम्प्रूव्ड होगा। वहाँ पे एक माहौल फैकल्टी को मिलेगा, स्टूडेंट को मिलेगा। तो उसके बीच में यदि एक्सचेंज होता है, तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्डाइजेशन उनके तालमेल से और उनके कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन से बढ़ेगा जरूर। थैंक यू। थैंक यू सर, पूरे स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। सिर्फ मेजर्स आइसोलेटेड नहीं होते, आइसोलेशन में नहीं होते, उसके पीछे पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो समझाने के लिए, फिर मेजर्स पे फोकस करने के लिए, फिर लिमिटेशंस भी बताने के लिए, और सजेशंस भी देने के लिए। तो आपने सच कहा कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है, स्टैंडर्डाइजेशन है, इट इज अ प्रोसेस एंड इट विल गो ऑन। थैंक यू सर। एंड next question will be for Dr. Singh, and my question is, can the Academic Credit Bank accommodate different type of learning experiences such as online courses, internship, or vocational training? Yes, ma'am. ABC allows to accumulate credits from various sources, online, offline, learning experiences. जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी एजुकेशन, जैसे डॉक्टर पुरोहित सर ने बताया है कि हमारी हर एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो हमारी जो लंदन हार्ट टाइम्स का जो रैंकिंग है
तो 300 से ऊपर तक, 100 में भी हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही अभी तक। जब 100 से 200 की बात करते हैं तभी हमारी यूनिवर्सिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 200 से 300 में जाते हैं तो एक 250 से 300 में हमारी एक IISc बंगलोर है, वो एक एग्जिस्ट कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी एजुकेशन कैसी है। समझ रहे हैं हम कि इस एजुकेशन, ये ऐसा लग रहा है कि हम रोट लर्निंग पे चल रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं मैटर की इधर से उधर। इसके अलावा अगर हम जैसे बात करें लर्निंग एक्सपीरियंसेस की, या बुकिश नॉलेज नहीं होकर हमारा जो एक पॉलिसी, या कह सकते हैं कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चा अपने ज्ञान का खुद सृजन करेगा, खुद निर्माण करेगा। यही बात हमारे छोटे बच्चों के लिए भी लागू होती है जो NCF में दी गई है। लेकिन हम इसको अब कोशिश कर रहे हैं कि कितना ठीक से, पहले हमारी एजुकेशन जैसे बात करें कि हर कई सालों से ये लग रहा है कि कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब हम रैंकिंग में सुधार करें, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, इसके द्वारा अगर हम कुछ लेकर आए तो ध्यान रहे कि हम कई बार ये देखते हैं कि हमारे नेशनल नॉलेज कमीशन है, श्याम पित्रोदा साहब, उन्होंने भी 6% GDP का एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, उसमें भी कहा गया है। और अभी ये 2020 की पॉलिसी आई है, उसमें भी 6% GDP का इन्वेस्ट करना है। लेकिन अभी तक मैक्सिमम हम 4.43% कर रहे हैं। और आजकल अभी पिछला जो सेशन है उसमें तो 2.93% GDP का एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम समझ गए कि हम कितना सारा बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी अपने 7-8%, 10% तक अपने GDP का एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें जरूरी है कि हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस अच्छे हो, या हम किताबों के बाहर भी निकलें और हमारे ज्ञान का हम खुद क्रिएशन करें। और इसके लिए जरूरी है कि हमें पीयर लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, ग्रुप डिस्कशन है। ये सारी चीजें आएंगी तब जाकर हम हमारे एक दूसरे से हम हमारे नॉलेज को शेयर करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक किताबों से, या जो भी किताबें लिखी आती हैं, आजकल हम मेथड्स की बात कर रहे हैं तो मेथड्स भी वो मेथड्स दिए हुए हैं जो हमारे पास तो साधन ही नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड कहाँ लगेगा जब क्लास में 100-100, 150-150 बच्चे एक क्लास में होते हैं। वहां तो ये है कि लेक्चर मेथड काम दे रहा है, और लेक्चर मेथड कितना इफेक्टिव है वो हम भी जानते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें जो वेरियस सोर्सेज से हमें लर्निंग एक्सपीरियंस लेने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हमारी बुक से। थैंक यू। जी सर, आपने सही कहा कि ये पूरे सिस्टम को ही, सिर्फ एक पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा, पूरे सिस्टम को ही एक साथ आना होगा। और स्टैटिस्टिक्स भी आपने प्रेजेंट करी कि स्टैटिस्टिकली हमारे पास कितना बजट है, कितना कम है, और हर चीज पूरी करने के लिए, हर चीज एक्सपीरियंशियल बनाने के लिए हमें फंडिंग की जरूरत है। सो थैंक यू सर, वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी प्रोफेसर पंचोला से। मेरा क्वेश्चन है, एकेडमिक बैंक, क्रेडिट बैंक नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स के लिए पूर्व शिक्षा और अनुभवों की पहचान को कैसे सुविधाजनक बनाएगा? जो हमारा एकेडमिक क्रेडिट बैंक सिस्टम है, जिस स्टूडेंट ने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है, उस कोर्स के एडमिशन के क्रेडिट का वो सामंजस्य कर उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि वो साइंस का स्टूडेंट है और उसने साइंस में पढ़ा है, लेकिन वो आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट को भी करना चाहता है, तो ये सिस्टम उसे प्रोवाइड कराता है। जैसे हम जिसको कहते हैं वोकेशनल, या जिसको हम माइनर कहते हैं, वो उसमें किसी सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ, जैसे वो पॉलिटिकल साइंस है,
तो मेरे यहाँ जो साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा है या जो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है, उसकी बड़ी इच्छा होती है कि वो पॉलिटिक्स को भी समझे। तो वो पूर्व अनुभव तो उसका साइंस का था, लेकिन वो मानविकी के विषयों को भी जानना चाहता है। तो ये क्रेडिट सिस्टम उसको ये सुविधा देता है कि वो इन विषयों में भी कुछ क्रेडिट के विषयों को लेकर के अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। तो यानी जो क्रेडिट सिस्टम सामंजस्य है, इसकी पहुंच, इसको वो सामंजस्य करके सभी पाठ्यक्रमों तक, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, ये विद्यार्थी आपस में इसका सामंजस्य कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि शिक्षा एक लॉन्ग प्रोसेस है। हम किसी एक सब्जेक्ट को समझ के ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारी शिक्षा पूर्ण हुई। अभी भी जीवन में लगता है कि काश हम ये कर पाते या काश हम ये पढ़ पाते। हम जिस सिस्टम से पढ़े हैं वो ट्रेडिशनल सिस्टम था, 2 या 3 तरीके की चीजें पढ़नी पड़ती थी। आज हम देखते हैं बच्चों के पास बहुत चॉइस है, तो उस चॉइस को ये क्रेडिट सिस्टम और बूस्ट करेगा। आप कॉमर्स के हैं लेकिन आप बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, यस पढ़िए, आप बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है। आप साइंस के हैं, आप ज्योग्राफी को भी देखना चाहते हैं, या मैं मानविकी की हूँ, मेरे को एंथ्रोपोलॉजी बहुत पसंद है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, तो मैं सामंजस्य कर पाऊंगी अपने पाठ्यक्रम के साथ और अपनी रुचि के विषय के साथ। मैं अपने क्रेडिट को देख करके उसको पढ़ करके इस जो प्योर लर्निंग है मेरा, या जो मेरा ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको मैं बूस्ट कर सकती हूँ। तो एजुकेशन में जो ये प्रयोग है कि बच्चा जो है विविध आयामों को छुए, विविध अंतर अनुशासनात्मक विषयों से वो रिलेटेड हो, ये क्रेडिट सिस्टम इसको बढ़ाने में जरूर सहायक होगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू मैम फॉर योर इंसाइट। और जैसे आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, वो बहुत ज्यादा क्लियर कर रहा है चीजों को। सो थैंक यू फॉर दैट। And now we will head towards next question, and the question is for Professor Purohit. मेरा क्वेश्चन है, how will the academic credit bank address challenges related to credit transferability and equivalency across diverse educational contexts? Thank you very much, madam, for this very important question. This equivalency and challenges are always there with whatever innovation and changes we do introduce in our system, because the system that we have is very, very traditional, and the approach and the policy that we are going to implement is very, very pragmatic and very, very flexible. This academic bank of credit system enables students to transfer their earned credits seamlessly across educational institutions, regardless of all disciplines in curricula or credit system. This facilitates student mobility and provides them with greater flexibility in choosing their educational pathways. यहाँ पे कहीं restrictions नहीं है, न discipline का है, न curricula का है, न geography का है, ये flexibility इसमें है. But problem and challenges are there with the acceptability and adaptability of the institutions. Being autonomous institution, we have introduced different setup. Being autonomous institutions, the other institution has introduced another, syllabus or curricula. So that is to be matched. And challenges तो इसलिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में या बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका सब सेव कर रहा है, स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी है और वो बेटर उसका सीमलेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑथेंटिसिटी भी है। अब देखिए उसके फायदे देखिए चैलेंजेस में, उसको जो रूल बना था इसको लेकर के, Rule 9A of Information Technology, Prevention and Retention of Information by Intermediaries, Providing Digital Locker Facilities, Rule 2016. इसके अंतर्गत in the law of court, it is fully authenticated. Authenticity है उसकी रिलायबिलिटी भी है, यानी कि जैसे एक व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में दिखाता है, ऐसे डिजिटल फॉर्म में दिखाएगा तो वो ऑथेंटिक माना जाए। दूसरा इसका फायदा है कि इसमें फ्रॉडुलेंट के चांसेस नहीं है, कोई फर्जरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो डिजी लॉकर है वो एक यूनिक आइडेंटिटी से बना हुआ है, आधार से लिंक्ड है, तो उसमें कोई भी इट विल एलिमिनेट फ्रॉडुलेंट केसेस, फर्जरी के केसेस
कोई भी किसी मार्कशीट, कोई भी किसी का डिग्री किसी तरह से दे दे, ऐसा इसमें नहीं होगा। और हर चीज डिप्लोमा डिग्री इसमें रहेगा। लेकिन चूंकि जो इक्विवेलेंस का इश्यू है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक काउंसिल. And in academic council, subject experts, before academic council, there is an advisory body, subject specific board of studies or subject specific academic bodies, academic advisory committee. वो एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं और वो जो डिसाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी उसको एडॉप्ट करती है। हर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी है, वहाँ अलग अलग चल रहा, इंस्टीट्यूशन का अलग अलग चल रहा। तो ऐसे में क्या है कि जब तक इसके, अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो ब्रॉड गाइडलाइन दिया, उस ब्रॉड गाइडलाइन में सपोज कीजिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज। अब एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज, सपोज कोई आदमी इंडस्ट्री एरिया में कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को हम कह सकते हैं कि आप जाइए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर फला इंडस्ट्री में जाइए, और उसके साथ में एमओयू कर लिया क्योंकि इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। लेकिन एक कॉलेज है बहुत रिमोट में है जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ का स्टूडेंट कहाँ एनरोल होगा? तो वो इक्विवेलेंस होने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। दैट इज द लिमिटेशन एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो हमको ये सोचना चाहिए, बीइंग एन एकेडमिशियन, वी हैव टू थिंक व्हेन वी आर इन्वॉल्वड इन करिकुलम डिजाइनिंग, वी हैव टू थिंक। लेकिन यूनिवर्सिटी तो कॉलेजेस तो उसके बहुत रिमोट में भी होंगे और शहर में भी होंगे, इंडस्ट्री एरिया में भी होंगे, नॉन इंडस्ट्री एरिया में भी होंगे। तो ऐसा संभव नहीं है कि वो हर कॉलेज के लिए अलग अलग सिलेबस को डिजाइन करें एक यूनिफॉर्म। लेकिन उसके अंदर हम बास्केट तैयार कर सकते हैं। वी कैन हैव अ बास्केट, a pool of subjects offered by the university to a particular program, और उस बास्केट में से बच्चे के अंदर वो चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। यदि हम एक कोर्स को मैंडेटरी करेंगे तो ये टफ हो जाएगा। अब बास्केट रखेंगे हम तो लोकल नीड बेस्ड कुछ ना कुछ, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी तो कुछ और चीज होगी। अब जैसे हिमालय के कंटेक्स्ट में आप लेंगे तो हमारे ज्यादातर कॉलेजेस हिमालयन रीजन में, वहाँ पे इंडस्ट्री चल नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर टूरिज्म का है, हॉस्पिटलिटी टूरिज्म के लिए, तो हम स्टूडेंट्स को इस तरह का ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल के लिए, क्योंकि वो अब कुकरी का काम तो करेगा जो आदमी होटल मैनेजमेंट में, सो कुकरी इज टोटली डिफरेंट डोमेन दैट रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल है, क्योंकि कुकरी के अलावा और भी सर्विसेज होती हैं हॉस्पिटलिटी में, तो हॉस्पिटलिटी टूरिज्म में क्या हम उसको सॉफ्ट स्किल का कुछ प्रोग्राम करा सकते हैं, या किसी होटल के साथ, किसी टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। दैट इज वन डोमेन। सेकेंड डोमेन ये है कि हमारे पास हर्बल का, हर्ब्स का बड़ा स्टोर है, लेकिन क्योंकि जानकारी नहीं है तो वी डोंट नो मेडिसिनल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर हर्ब एंड पर्टिकुलर प्लांट। यदि ये स्कूल एजुकेशन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाए और बच्चा उस प्लांट को, उस हर्ब की जानकारी उसको दी जाए, तो ये लोकल नीड बेस्ड एजुकेशन यदि देंगे, दैट इज द प्रोविजन गिवन इन अंडर दिस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंदर होने से 6th क्लास से बच्चा यदि उस हब्स को जान जाए, तो जब तक वो स्कूल और कॉलेज में जाएगा तब तक उसको पूरी जानकारी होगी, तो वो वहां पर लोकल ऐसा कोई प्लांट लगा सकता है, या ऐसे कोई एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकता है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई हो। और हमने देखा कि ब्रांड के अभाव में या मार्केट के अभाव में वो मार्केट में नहीं आ पाता, लेकिन कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स इसमें चल रहे हैं। रामदेव जी का जो एंटरप्रेन्योर है वो पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है। उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड लिया और प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल कहाँ से लिया। यदि इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति एक एक क्षेत्र का ये काम करेगा तो उसके लिए टफ होगा, उन्होंने पूरा कलेक्टिव वे में किया। तो इस तरह के और भी जो एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट से रिलेटेड सब्जेक्ट नीड बेस्ड लोकल एरिया की जो अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्स की, या जो इंडस्ट्री जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कुछ और चीजें होंगी, तो क्या हम इस प्रकार के ट्रेनिंग उसको दे सकते हैं। लेकिन ये बास्केट बनाना होगा, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट चलाने से इसमें इक्विवेलेंसी की बात नहीं हो सकती। सो वी हैव टू ओपन आवर बास्केट एंड ओपन आवर माइंड in the full spirit of this NEP 2020, then there is no issue and no challenge, because technology तो हर चीज को ब्रिज करता है, और आज तो हमें ओपन माइंड होकर सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को, स्टूडेंट सेंट्रिक करिकुलम डिजाइनिंग is the solution of this challenge. If student centric curriculum design is being taken care of by each and every academic institutions, then certainly we will overcome with those kind of challenges, which are, we feel that these are the challenges, but actually these are not the challenges. We can overcome within a passage of time. Thank you very much for giving this opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद
आपने अवसर दिया और बहुत अच्छा लगा आज के इस डिबेट में, इस पैनल डिस्कशन में। धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से आपने सिचुएशनल प्रॉब्लम को लेकर इस कंसेप्ट को समझाया और कंटेक्स्ट बेस्ड एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझाया, आपने सजेशन से आपने बताया कि हाँ क्या इस सिचुएशन में कर सकते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आई होप कि सब पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी इस बारे में। Now we will head towards the next question. Next question है for Dr. Singh. The question is, academic credit bank में participate करने और इसकी guidelines को follow करने के लिए institutions को encourage करने के लिए क्या कुछ strategies मौजूद हैं? इसी से जुड़ा एक दूसरा question भी मैं अभी पूछना चाहूंगी। Academic credit bank के implementation and management में technology की क्या भूमिका है? जी सर। हाँ मैम, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम कई बार पूछते हैं तो वो बन नहीं पाती हैं। जैसे कि आपने बताया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, इनकरेज। तो आजकल ये क्या, इस समय जब मैंडेटरी कर दिया है कि एबीसी आईडी बनाना जरूरी है हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें ज्यादा कहने की बात नहीं है। लेकिन ये है कि एबीसी आईडी बनाना ही काफी नहीं है। स्टूडेंट्स होते हैं वो ई मित्रा पे जाकर और उसमें आईडी बनवा लेते हैं और उससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं आगे क्या हो रहा है क्या नहीं है। जबकि इसके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में इंस्टीट्यूशंस को पता हो, और इंस्टीट्यूशंस हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे, जैसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ट्यूटोरियल या इस तरह के और ट्रेनिंग कोर्सेज लागू करे, तभी बात बनती है। और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं माफ करना, वो चाहते हैं कि पैसा आ जाए, वापस नहीं जाना चाहिए। और वो इस मामले में ये कोशिश ही करते हैं कि ठीक है बच्चे अपने आप कर लेंगे, अपने आप अवेयरनेस हो जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि हमें नेक एक्रीडेशन करवाना है या और कुछ, तब उसके बाद में कहते हैं कि क्या क्या करना है वो देखो उसके। तब तो कई बार ये है कि इसके लिए हमें जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंडेटरी कर देनी चाहिए। अगर अब की बार इन्होंने एबीसी लागू कर दिया तो कर दिया, और सभी इंस्टीट्यूशन ने लागू कर दिया, और एग्जाम फॉर्म भरने से पहले वो सबको एबीसी आईडी बनानी है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। और साथ ही आपने बताया टेक्नोलॉजी का रोल, तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसा, टेक्नोलॉजी सावी होना चाहिए व्यक्ति, टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए। और होना भी ये चाहिए कि जैसे गवर्नमेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन में तो ये है ही, इसमें विभिन्न प्रकार से फास्ट स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी हो, लो कॉस्ट हो, सिक्योर ऑथेंटिक फैसिलिटी होगी, तभी तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी और इसको मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं। और यही ये फॉर्मल एजुकेशन के अलावा जैसे स्वयं है, स्वयं प्लस है, एनपीटेल, वर्चुअल लैब्स हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो विभिन्न प्रकार के जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो भी इनमें इंक्लूड किए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू दिस वंडरफुल deliberation, especially Dr. Jina ma'am for inviting me and organizing this CTPD event. Thank you all. थैंक यू सर, बहुत ही क्लियरली आपने इस चीज को बताया। नाउ आई विल गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर प्रोफेसर पंचोला. My question is, how will the Academic Credit Bank impact traditional approaches to curriculum design, delivery, assessment in higher education institutions? एकेडमिक क्रेडिट बैंक उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम डिजाइन, उसका वितरण और मूल्यांकन के प्रति क्या बदलाव लाएगा। तो उसमें मैं पहले बात करना चाहूंगी कि जो पाठ्यक्रम डिजाइन होगा उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। संस्थानों को विभिन्न स्रोतों से क्रेडिट संचय को
कलेक्ट करने के लिए अधिक मॉड्यूलर पाठ्यक्रम और लचीले रास्ते पेश करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि बच्चा जिस कोर्स को एक जगह पढ़ रहा है उसी कोर्स के अकॉर्डिंग जब वो दूसरी जगह जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसे सेम चीजें अपने पाठ्यक्रम में मिले। इससे अधिक विविध और अनुकूलनीय जो पाठ्यक्रम है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए छात्रों की आवश्यकताओं और हितों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेगा। दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो व्यक्तिगत शिक्षण जो बच्चों का है या छात्रों का है, उनके जो गोल्स हैं उसके अनुरूप पाठ्यक्रमों को सीखने के लिए उनका अनुभव इसमें काम करेगा और अपने अनुभव के आधार पर वो अपना शैक्षिक पद निर्दिष्ट करेंगे या उसके अनुसार वो उसका चयन करेंगे। संस्थानों के माध्यम से जो स्टूडेंट्स है वो अपने संस्थानों के माध्यम से अपने एजुकेशन को जो वो एक जगह छोड़ के आ गया है दूसरे संस्थान से वो उसे पूरित कर सकेगा, और इसके लिए उसे जो करिकुलम है या जो उसका पाठ्यक्रम है वो उसके हिसाब से, अब ये हमारे जो इंस्टीट्यूशन है इनकी भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो उस तरीके से डिजाइन करे, क्योंकि पैटर्न सब जगह होगा, परिवर्तन हर जगह होगा। तो जो करिकुलम हमारा ट्रेडिशनल चल रहा था उसमें भी परिवर्तन आएगा, इकाइयां मॉडल्स इस तरीके से होंगे कि हर स्टूडेंट्स उसको अपने अकॉर्डिंग ले सके। नई डिलीवरी की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन और अनुभवात्मक सीखने के अवसरों के, मतलब जो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन का इसको मिश्रण कह सकते हैं। जो हमारा ये क्रेडिट सिस्टम है इसमें हमारे पास ऑफलाइन सिस्टम भी है, ऑनलाइन सिस्टम भी है, और जो हमारा करिकुलम है उसको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि बच्चे तक वो करिकुलम पहुंचे। अब हम देख रहे हैं जैसे हम इग्नू से पढ़ते हैं तो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं और हम उन मॉड्यूल्स को, जैसे अभी तक हमारा चल रहा था कि लेक्चर हमारा मैथ्यूड्स था, हम लेक्चर सुनते थे, उस तरीके से हम अपनी यूनिट्स पूरी करते थे। अब हम घर बैठे अपने काम करते हुए अपने मॉड्यूल्स को भी पढ़ सकेंगे। इस तरीके की भी सिस्टम की बात इसमें होगी। प्रौद्योगिकी जो टेक्निक की बात पुरोहित सर कह रहे थे कि जो टेक्निकल हमारी रिक्वायरमेंट है मे बी वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है चीजों की, लेकिन बाद में इसमें टेक्निक भी और आ जाएगी। हमारे मॉडल्स जो है इस तरीके से डेवलप होंगे कि स्टूडेंट्स उसको अपने वो किसी भी फील्ड में है उसको वो ले सके। तो डिलीवरी की जो बात होती है वो डिलीवरी अप्रोचेस भी हमारी डिफरेंट इसमें आ जाएंगी। योग्यता आधारित हमारी ये शिक्षा होगी। क्रेडिट बैंक सिस्टम से हमारी जो शिक्षा है ये योग्यता आधारित हो गई, शॉर्ट टाइम नहीं है इसमें, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि एक काम चलाऊ व्यवस्था नहीं है। आपको पूरा मौका है कि आप इसको लें, ग्रहण करें, और कोई भागा दौड़ी नहीं है, आपाधापी नहीं है। ओके, ओनली यू हैव, अगर 1 ईयर का कोर्स है यू हैव योर सर्टिफिकेट, लेकिन सर्टिफिकेट से आपका काम चल रहा है, फिर आपने सोचा कि नहीं इसको बढ़ाना है, तो आइए आप सिस्टम में आइए और इसको बढ़ाइए। तो शॉर्ट टर्म नहीं है, योग्यता आपको ये देगा, योग्यता के आधार पे ये आपको अपनी डिग्रियां देगा। इससे छात्रों में उनका विशिष्ट कौशल और ज्ञान में महारत हासिल करने का भी एक श्रेय हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज जो इसका मूल्यांकन है तो अधिक लचीले और व्यक्तिगत पाठ्यक्रम में छात्रों के सीखने को सटीक रूप से मापने के लिए पारंपरिक मूल्यांकन विधियों को विकसित करने की आवश्यकता तो होती है, लेकिन साथ साथ उसको जो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको भी हम इसमें ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो उसका संस्थान है या जो कोई भी हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसे अपना पोर्टफोलियो और जो स्टूडेंट की योग्यता है इसको लेने के लिए भी कुछ टेक्निक अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी। कुल मिलाकर जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक पाठ्यक्रम वितरण और मूल्यांकन प्रथाओं में जो नवाचार होगा वो इस लचीलेपन को बढ़ावा देने की पूरी संभावना रखता है, जिससे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ये छात्रों की जो शैक्षिक वृद्धि है उसको उसके अनुभव में वृद्धि करेगा। क्रेडिट सिस्टम है, आपके पास क्रेडिट आपका है ही, आपका पाठ्यक्रम भी इसके अनुसार होगा। 4 क्रेडिट का है तो उस तरीके से पाठ्यक्रम है,
आपका ज्यादा क्रेडिट का है तो उस तरीके से आपका पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाएगा। तो कुल मिला के जो ये सिस्टम है, अभी हम बिल्कुल, जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि अभी थोड़ी सी चीजें क्लियर होने बाकी हैं, और धीरे धीरे सिस्टम जब आएगा तो बच्चे, स्टूडेंट्स इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। और हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये भी इसको इस तरीके से डिजाइन कर पाएंगे कि इसको हर स्टूडेंट तक इसकी अप्रोच हो सके। तो ये जो सिस्टम है धीरे धीरे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, स्टूडेंट्स को इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। और इसकी जो हमारा सिस्टम रन हो रहा है, ये धीरे धीरे अपने जो इसकी क्वालिटी है, जो इसका परिणाम है, वो हमारे स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचेगा और वो उसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू मैम, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि कैसे इम्पैक्ट होगा एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम का हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे। सो आई वुड लाइक टू reflect on the fact that it was really an enlightening session and have got clarity. We have got clarity towards academic bank of credits. But if still there are some questions or doubts with our participants, they can come up, they can raise their hands, they can post their question in the chat box. हालांकि हमने जो questions frame करे थे वो normally asked question पे ही थे. Okay, we have We Dr. have a question. Basundara. Yes, ma'am. Please take that for Dr. Purohit. There is a question. Yes, ma'am. Good evening. Hello. Yeah, please Yes, ask go the ahead. question. Okay, मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था सर से। वो दो चीजें जाननी थी कि एबीसी में सर मैम हम लोग इनरोल्ड कैसे हो सकते हैं, जो लोग कॉलेजेज हैं यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग इनरोल्ड हुए हैं, तो हम लोग अपना क्रेडिट जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसमें हम लोग इनरोल्ड हो सकते हैं या नहीं। मैंने तो बच्चों को उसमें अकाउंट खुलवा दिया है सर, सारे सेशन के बच्चों को, लेकिन हम कॉलेज जो हमारा है वो इनरोल नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा NIRF जो है उसका कैसे हम लोग रजिस्टर्ड हो, उसका क्या प्रोसेस है, वो दो चीजें मुझे जाननी थी। थैंक यू मैम। Dr. Sir, Purohit, would you like to sir. answer, please? Purohit, जी sir. जी जी, आपने सवाल किया कि हम नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पे हमारा रजिस्ट्रेशन, आपका यूनिवर्सिटी है कि कॉलेज है? जो हाँ मैम, डिग्री अनम्यूट करके बता दीजिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज क्या है? हाँ सर, हमारा कॉलेज है, हम विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंदर आते हैं। हमारा कॉलेज का नाम गौतम बुद्ध टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग। यस सर। देखिए, नेशनल एकेडमिक जो विनोबा भावे, हाँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में है, तो विनोबा भावे तो अच्छा कर रही हैं। मुझे लगता है कि उनका नेट में अकाउंट होगा डिजी लॉकर स्टूडेंट्स का, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही पहले चलेगा। जब यूनिवर्सिटी पे बनेगा तभी कॉलेज, क्योंकि डेटा जो रिकॉर्ड कीपिंग किसी भी बच्चे का वेरिफिकेशन कहाँ आता है। यदि कोई बच्चा, यदि आज हम लोग डिजी लॉकर के जमाने के नहीं है, हमारा यदि एकेडमिक बैकग्राउंड किसी इंस्टीट्यूशन को वेरीफाई करना होगा तो दैट गोज टू द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास उसका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड एक कीपिंग भी एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन के अंदर, तो इसलिए यूनिवर्सिटी के पास पहले अकाउंट होना चाहिए। बट कॉलेज के पास कोई रिकॉर्ड है नहीं। कॉलेज के पास उसका एडमिशन हुआ, फॉर्म भरा ऑनलाइन या ऑफलाइन, दैट फॉर्म गोज टू द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सेक्शन, और पूरा रिकॉर्ड उसका वहां पे होता है, और इसे डिग्री भी वो देते हैं, मार्कशीट भी वो देते हैं। तो हम यदि उसका डिजी लॉकर अकाउंट खोल भी दें नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पे, तो हमको बहुत फायदा होगा नहीं। कॉलेज का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड तो यूनिवर्सिटी के पास है, तो हमारी वो एक फालतू की एक्सरसाइज होगी। दूसरा जो NIRF रैंकिंग में आपने कहा, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ आपको बोल, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, ये बोलना था जो कि आयशे आपकी हम आवाज लोग नहीं आ रही, फिलअप कोई किए हैं सर।
कैन यू हियर मी सर नाउ? हाँ, सर ठीक है। ऐसे हम लोग ऑल फिलअप इंडिया किए सर्वे थे, ऑफ हायर तो एजुकेशन। उसमें हाँ उसमें एक ऑप्शन आया था कि आप लोगों ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया कि नहीं। तो हम लोग बहुत परेशान हुए और फिर मैंने बच्चों को बनवा कि वो मैंने पुट कर दिया है तो जेंडर आपने वाइज करके। जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, दैट इज कॉमन टू ऑल। तो इसलिए वो क्लॉज यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा लागू है। आपकी यूनिवर्सिटी यदि रिकॉर्ड होती तो ऑटोमेटिक आपके पास भी आ जाता, आप कहते यस हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रिकॉर्ड कीपिंग इज बीइंग डन बाय द यूनिवर्सिटी। कॉलेज के पास रिकॉर्ड है नहीं, कॉलेज तो ट्रांसफर कर देता है ना। एडमिशन हुआ, एग्जामिनेशन फॉर्म हुआ, वहां चला गया, और पेपर भी वहीं से आएगा, रिकॉर्ड भी वहीं से आएगा, मार्कशीट भी वही इश्यू करेंगे, डिग्री भी वही इश्यू करेंगे। तो हम रिकॉर्ड यदि हमने खोल भी दिया तो हम क्या करेंगे? उसको मेंटेन तो उनको करना है जिन्होंने जारी करना है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि हम NIRF रैंकिंग में कैसे जाएं, तो NIRF रैंकिंग के फ्रेमवर्क है ऑनलाइन। पैरामीटर सारी दुनिया में वही है, 5 6 7। टीचिंग है, लर्निंग है। इस NEP के अंदर सबसे अभी जो पंचोला मैडम ने जिक्र किया, करिकुलम डिजाइनिंग। करिकुलम डिजाइनिंग में पहले आउटकम बेस्ड टीचिंग लर्निंग नहीं था। पहले तो सिलेबस दे दिया, कोई भी कर दिया और वो निकल गया। अब ऐसा नहीं है, अब उसका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का मतलब रोज की एक्टिविटी में उसको आपको मॉनिटर करना, मेंटरशिप देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स के साथ। ये कंसेप्ट है इसके अंदर। तो कंटिन्यूअस जब टीचिंग लर्निंग होगी तो उसका एक्चुअल मूल्यांकन हो पाएगा। अटेम्प्ट NE5 में तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। कंटिन्यूअस लर्निंग हो, कंटिन्यूअस टीचिंग हो, तो जो क्वालिटी पैरामीटर्स NIRF के हैं वो कॉमन है। पहले करिकुलम डिजाइनिंग पे मैं बात कर रहा था, तो आउटकम बेस्ड पहले लर्निंग नहीं थी। आज तो लर्निंग आउटकम है, कोर्स आउटकम है, प्रोग्राम आउटकम है, एक एक चीज पे आउटकम आपको बताना है। तो जो सिलेबस डिजाइन करने वाला है उसने उस सिलेबस के अंदर वो सारे कंपोनेंट अब NEP के अंदर हैं, और उसको कैसे अचीव करना है, आउटकम भी हमको दिखाना है। तो पहला पॉइंट तो हमारा आउटकम पर है, जो टीचिंग से है, लर्निंग से है। दूसरा, लर्निंग के अंदर भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वर्चुअल लैब की बात हो रही है आजकल। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम कौन सा मॉड्यूल कर रहे हैं, हमारी क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स क्या है, न्यू इनोवेशंस, इनोवेटिव टेक्निक्स। तो आजकल सब जगह प्रोजेक्टर लगे, तो प्राइमरी स्कूल में भी प्रोजेक्टर है। लेकिन टीचिंग को कैसे हम, एक टीचर जब अपना सिलेबस हाथ में लेता है तो वो एक नया नवाचार, इनोवेशन उसमें क्या कर सकता है, ये बहुत जरूरी है। और दैट डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल टीचर। टीचर जितना दिमाग लगाएगा, जितना उसमें इन्वॉल्व होगा, उतना स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग अच्छा होगा और आउटकम बेस्ड होगा। तो पहला इवोल्यूशन तो वहीं पर है। दूसरा इवोल्यूशन पहले मैंने कहा था अटेम्प्ट NE5 है, अब ये ऐसा नहीं है। अब कंटिन्यूअस उसका इवोल्यूशन हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, असाइनमेंट हो रहे हैं, मिड टर्म हो रहा है, एंड टर्म हो रहा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एक्सपोजर, इस तमाम तरह के ऑप्शन उसमें दिए गए हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को हर तरह से जज कर सके। यहाँ पे ठीक नहीं हुआ तो इसमें ठीक है, इसमें अच्छा नहीं है तो इसमें अच्छा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका होगा। इसके अलावा जो जो NIRF रैंकिंग में रिसर्च का बड़ा इनोवेशन है, क्योंकि कोई भी किताब हम आप आज देखिए, फॉर एग्जांपल टुडे वी हैव GST। आज देश में GST है पिछले 7 साल से, जुलाई में 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मार्केट में किताबें तो वो भी हैं जो सेल टैक्स की हैं, वो भी हैं जो ट्रेड टैक्स की हैं। अब वो तो चला गया जमाना वैल्यू एडेड टैक्स से पहले ट्रेड टैक्स, उससे पहले सेल टैक्स। यदि मैं वैल्यू बाजार से 10 साल पुरानी किताब लेके पढ़ाने जाऊंगा तो वो तो इररिलेवेंट है। तो इसलिए अपडेटेड कैसे होना चाहिए। इसी तरह से थ्योरीज भी होती हैं, इसी तरह से कोई भी कंपोनेंट होता है। कोविड से पहले की थ्योरी कुछ और थी, कोविड के बाद की थ्योरी कुछ और है। तो हमको क्या है कि रोज अपडेट होना बहुत जरूरी है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज, कंटेम्प्रेरी, तो हमारी जो रिसर्च जब तक हम कंडक्ट नहीं कराएंगे तब तक हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे नहीं आएंगे। केस स्टडी बेस्ड लर्निंग हम बोलते जरूर है, लेकिन केस स्टडी हम कराते नहीं है। तो टीचर का ओरिएंटेशन और टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। NIRF रैंकिंग हो, चाहे टाइम्स हायर एजुकेशन हो, चाहे NAC में हो, ये सारे कंपोनेंट्स वही है। स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो बेरोजगार थोड़ी रहेगा। स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके जाएगा, ही शी शुड बी कैपेबल टू अर्न, टू डू समथिंग। 1 साल के बाद ग्रेजुएशन किया उसने बिजनेस मैनेजमेंट में या उसने इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, ही और शी शुड बी कैपेबल टू स्टार्ट टू क्रिएट सम जॉब फॉर हरसेल्फ और फॉर अदर्स। तो ये कैपेबिलिटी इसके अंदर, ये मैंडेट है इसका
It is not theory based, it is totally practical based approach जो दुनिया के अंदर चलती है। तो हमको बच्चे को एक एंटरप्रेन्योर बनाना है, बच्चे को एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर थिंकर के रूप में उसको डेवलप करना है, बिकॉज ही और सी इज नॉट ए पर्सन बट ही और सी इज ए पर्सनैलिटी and itself and himself they are supposed to do to emerge as an institution। तो उसके लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कैसे हम उसको करेंगे। तो NIRF रैंकिंग में टीचिंग लर्निंग आउटकम के लिए हम क्या अप्रोच करते हैं, क्लासरूम टीचिंग से लेके हमारी रिसर्च में क्या इनोवेशन है, हमारा पेटेंट। अब रिसर्च में पब्लिकेशन की भी क्वालिटीज आ गई, पेटेंट है कि नहीं, हर चीज में नोवेल्टी, पेटेंट मीन्स समथिंग न्यू। तो इस प्रकार से बहुत इन्वॉल्वमेंट होना बहुत टीचर्स के सामने बड़ी चैलेंजेस है। दूसरा ऑनलाइन कोर्सेज आ गए, एक अमेरिका का हार्वर्ड का किसी बड़े इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के आदमी ने ऑनलाइन अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा। स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं प्रोफेसर पुरोहित की क्लास में क्यों जाऊंगा, जब उस समय फिलिप कोटलर पढ़ा रहा है, तो वो मेरी क्लास छोड़कर वहां चला गया। कुछ दिनों बाद सरकार को लगे कि इसको सैलरी देना क्या जरूरी है, ये तो बच्चे तो वहां पढ़ते हैं। आज टीचर्स के सामने सबसे बड़ी चैलेंज है, चुनौती ये है कि वी हैव टू अपडेट अवरसेल्फ एंड वी हैव टू कीप अवर स्टूडेंट अटैच्ड विद माय क्लास। इफ वी आर नॉट अट्रैक्टिंग मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हम तो इररिलेवेंट हो जाएंगे। सो वी हैव टू मेक अवरसेल्फ रेलेवेंट विद नोवेल्टी and that novelty will come only when we will be in a position to conduct researches। तो रिसर्च का मतलब सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं है, रिसर्च इन टीचिंग, इन केस स्टडी बेस्ड टीचिंग, अलग अलग तरीके से हमको पेडागोजी टीचिंग की अपनानी पड़ेगी। वही सब NIRF में है। वो और जो पैरामीटर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर है, जो एकेडमिक पैरामीटर है, फैकल्टी पोजीशन वैकेंट है, प्रमोशन ड्यू है, वो अलग सब्जेक्ट। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज ए टीचर, हम क्या क्या वहां पे नोवेल्टी को यूज करते हैं, क्या क्या नवाचार है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको कहते हैं, व्हाट डिस्टिंक्टिवनेस वी हैव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो तभी आएगी, कोई भी डिस्टिंक्टिवनेस तभी आएगी जब हम रिसर्च को लीड करेंगे। और रिसर्च लीड करेंगे तो रिसर्च हमेशा नया होगा, और जब नया होगा तो स्टूडेंट को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जब हम स्टूडेंट को इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो हम बने रहेंगे मार्केट के अंदर, हमारी रैंकिंग भी बढ़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ हम लोग कोलैबोरेट करें। इस हमारे पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हमारा जो सिस्टम है दैट इज वेरी स्टीरियोटाइप सिस्टम। हम देखते हैं मार्कशीट 10th किया तो 11th में जाएगा, 12th किया तो ग्रेजुएशन में जाएगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। तो आपको भी अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का जो प्रोविजन आया है, अब आप तो PhD की डिग्री और PG UG कहाँ से देखेंगे उसका, इज प्रैक्टिशनर and now it is being implemented। so this is unique idea, क्योंकि वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, क्योंकि वो प्रैक्टिशनर है। they don't have formal education, they don't have any degree, but they have exposure and experience। तो ये जो नया कंसेप्ट आया, ये कहीं ना कहीं वहीं से आया है जो आपका सवाल था। तो NIRF रैंकिंग में जाने के लिए हमको टीचिंग से लेकर रिसर्च तक और एक्सटेंशन तक सबको सुधारने की जरूरत है, और उस सब में हमें नोवेल्टी अपनाने की जरूरत है, डिस्टिंक्टिवनेस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। Thank you so much, sir. मुझे लगता है कि Thank मैं you very much. justify Thank you. कर पाया। Thank you, sir, for the elaborated explanation towards the question by Dr. Vasudhara. So, and any other participants who would like to ask anything, please raise your hands or can post the question in chat box also. So we have got a question for from the participant, is that peer perception is one of the important parameters of NIRF. How others perceive your institution? Yes, peer perception का मतलब आप ऐसा समझिए कि हमारा सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या है, सोशल आउटरीच। क्योंकि स्टेक होल्डर तो समाज है। हम सोचते हैं हमने क्लास में एक लेक्चर डिलीवर कर दिया और हम प्रोफेसर हो गए, वो तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप ऑन पेमेंट ऑफ 1000 and 2000 रुपीज लेक्चर कैन बी डिलीवर्ड बाय एनीवन जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है। तो एक प्रोफेसर का दायित्व इससे ऊपर है, और हायर एजुकेशन में तो एक प्रोफेसर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी पर्सनैलिटी अलग से है। तो पब्लिक परसेप्शन कैसे बढ़ेगा जब हमारा पब्लिक के अंदर इम्पैक्ट नहीं होगा।
और पब्लिक के अंदर हमारा इम्पैक्ट तब होगा जब हमारी रिसर्च प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। फॉरेन कंट्रीज के अंदर यदि आप टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग देखते हैं या संघाई रैंकिंग देखिए या क्यूएस रैंकिंग देखिए, उसमें नोबेल प्राइज का रिसर्च में 3-4 कंपोनेंट है। और जो उनके नोबेल यदि किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है, इसका मतलब उस व्यक्ति का साइटेशन होगा, उसका पेटेंट होगा, उसका इंडेक्स नंबर होगा, तो उसके जो पब्लिकेशन है उसको लोगों ने साइट भी किया होगा, उसको पेटेंट भी मिला होगा, उसका इंडेक्स भी ज्यादा होगा, पेपर्स भी ज्यादा होंगे, तभी वो नोबेल तक गया, नोबेल प्राइज मिल गया। तो स्टूडेंट्स कितने नोबेल, हमारे देश के अंदर फिंगर काउंटेड है नोबेल प्राइज विनर, इसको बढ़ाने की जरूरत है। और ये जब बढ़ेगा तो हमारे पास सारी चीजें होंगी। हम देखते हैं कि पेपर कितना छपे, हम देखते हैं मेरा साइटेशन कितना है, मेरा इंडेक्स क्या है, मेरा एच इंडेक्स कितना है, आई इंडेक्स कितना है, ये इंडेक्स अपने आप हो जाएंगे। वी हैव टू थिंक फॉर टॉप लेवल। यदि हम टॉप में देखेंगे तो नीचे की चीजें तो अपने आप ही सबमर्ज हो जाती है, अपने आप ही आ जाती है, तो वो अपने आप ही स्कोर हो जाएंगे। हम नीचे देखते हैं कि हाँ ये पेपर छप गया, अरे साइटेशन इतना हो गया, इंडेक्स उतना नहीं। तो सोसाइटी में इम्पैक्ट यदि हम चाहते हैं ना, सोसाइटी का परसेप्शन बदलना है, तो हमको नोवेल्टी के साथ हमें रिसर्च बहुत ईमानदारी से करने की जरूरत है। आज क्या हो रहा है, चैट जीपीटी का जमाना हो गया। चैट जीपीटी में आप कोई भी मुंह से निकालिए, वो पूरा रिसर्च पेपर लिख के दे दे रहा, वो रिसर्च नहीं है। पब्लिकेशन इज नॉट रिसर्च एट ऑल, नॉट एट ऑल। रिसर्च इज समथिंग डिफरेंट, जो आइडिया हम समाज को देते हैं, जो हम कुछ समझा पा रहे हैं। देखिए कई थ्योरीज दुनिया के बीच में देखिए जो आई हैं, वो थ्योरीज उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो आइडिया उन्होंने दिया। कोई भी थ्योरी के पीछे कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्ट से पहले वेरिएबल होता है, वेरिएबल से पहले आइटम्स होते हैं, आइटम से पहले एट्रीब्यूट होता है। तो कोई भी सोशल साइंस में हमारे मन में कोई प्रश्न आया, कोई विचार आया, हमने उसको आर्टिकुलेट किया, हमने 8-10 क्वेश्चन तैयार किए, उस क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि ये किस किस नेचर के हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं। तो आइटम लीड्स टू वेरिएबल, वेरिएबल लीड्स टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट लीड्स टू थ्योरी, और फिर वो थ्योरी समाज के बीच में आती है, तब हम उस थ्योरी को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। लेकिन हम तो आइटम लेवल तक नहीं जा पाते। तो कहने का मेरा मतलब है कि परसेप्शन पब्लिक का तब बदलेगा जब हमारा प्रोडक्ट, हमारा स्टूडेंट दुनिया के बीच में जाएगा, और वो तब जाएगा जब हम उसको उस लेवल का कैपेबल बनाएंगे। हमें अपने दायित्व को समझना पड़ेगा। वी आर नॉट फॉर 1 or 2 class, we are there for 24/7, and we have to think while when we are not there, while sleeping also, while walking and traveling and driving. So every moment we have to think for how to create relevance of a teacher in the society. तो अपने आप ही परसेप्शन बदल जाएगा। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति इस तरह के कार्य करेगा, वो अपने आप ही उसका समाज के अंदर गौरव पड़ेगा। आप अनादि काल में पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाएंगे तो गुरु का बहुत बड़ा स्थान था। विश्वामित्र जी जब राजा दशरथ के पास गए, विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज अपने 2 लड़के मुझे दे दीजिए, जंगल में राक्षस बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, गुरुकुल चलने नहीं दे रहे। तो राजा दशरथ ने विश्वामित्र मुनि जी को कहा कि मुनि श्रेष्ठ, आप तो इतने महान गुरु हैं, ये छोटे मोटे उदंडी आपका क्या करेंगे, आप तो जल का छिड़काव करो और ये तो भस्म हो जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं गुरु हूँ और क्रोध करना मेरा कार्य नहीं है। तो गुरु की सबसे पहली परिभाषा क्रोध है। हम क्लास में जाते हैं अपना पूरा डिप्रेशन, अपना टेंशन लेकर के, और फिर बच्चे के सामने हम प्रेजेंट करते हैं। तो हमें सबसे पहले कूल होने की जरूरत है। ये टीचर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर विद्युतम दक्षताशीलम संकांतशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्तम सचे सत्य प्रसन्नता, 7 लक्षण बताए गए गुरु गीता के अंदर टीचर्स के। हमेशा सतर्क, सचे सत्व का मतलब अलर्ट एंड प्रसन्न, चेयरफुल मूड में जाना चाहिए क्लास का। कितना फ्रस्ट्रेशन उसको किनारे रखिए, क्योंकि हमारे सामने कल का भविष्य है। और विश्वामित्र जी के ने को महाराज दशरथ ने अपने दोनों बेटे दे दिए। उसको पूछा भी नहीं कि जंगल में कहाँ रहेंगे, मच्छर काटेंगे, कीड़े मकोड़े काटेंगे, कोई नहीं पूछा। महाराज राजा का लड़का चला गया जंगल गुरुकुल में, गुरुजी के साथ वहां पे लड़ाई के झगड़ा करने। उन्होंने कहा गुरुवर ये दोनों राजकुमार हैं, इनको राज चलाना है, ये मेरे साथ रहेंगे, शास्त्र शास्त्र सब सीखेंगे, वहां पे इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। और गुरु का कितना महत्व था उस जमाने में, आप कल्पना कीजिए। जब जनकपुर धाम में सीता स्वयंवर था तो गुरुजी के साथ दोनों लड़के गए, और जब वहां पे सवाल उठा कि भाई कौन तोड़ेगा, उठाएगा धनुष, तो गुरुजी ने कहा कि चलो भाई। जब लक्ष्मण कूद रहा था उसने कहा लक्ष्मण तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चुप रहो, क्योंकि गुरु को पता था कि यहाँ धनुष उठाने से, धनुष तोड़ने से शादी होनी है। तो गुरु को मालूम था कि बड़े से शादी की जानी है समाज के अंदर।
गुरु का दखल बना है, महाराज को पूछे राजा के लड़कों की, वहां शादी करा दिया। आज क्या हो रहा है, आज गुरु ट्यूटर बन गया, तो ट्यूशन चला रहा है। कोटा के अंदर आप देख रहे हैं रोज कहानी आ रही है। समाज के अंदर हमें अपना रेलिवेंस बनाना है। सोसाइटी क्या परसीव करेगी? हम तो रोज डिटेरियोरेट हो रहे हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग को बढ़ाने के चक्कर में हम तो कहां से कहां चले गए। टाटा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है आज भारत सरकार का, उसको टाटा ने शुरू किया विवेकानंद के कहने पर। तो स्वामी के अंदर इतनी बड़ी चेतना थी कि उनको लगा कि भाई विश्वविद्यालय एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाइए। टाटा इंडस्ट्री चला रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया कि हम उसके पैरेलल कोई दूसरा खड़ा नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब यह है कि नोवेल्टी, इनोवेशन विचारों में आती है, और विचार एक टीचर को हमेशा सोचते रहना चाहिए। हमें अपने आप को किसी पोजीशन, किसी सैलरी, किसी पद, किसी सम्मान से नहीं देखेंगे, इसके ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे इतिहास में वृत्तांत है। तो समाज की रक्षा होगी, उसका परसेप्शन बदलेगा। नहीं तो टीचर ट्यूटर तक और ट्यूटर से ट्यूशन तक सीमित हो जाएगा, तो इसका गौरव हमेशा गिरता रहेगा। Thank you, sir, for clearing the doubt of the participants. And I cannot find any other question in the chat box. If you have, please raise your hands or we will go ahead with the session. उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि please open your cameras for the photograph. And we have posted the feedback link in the chat box. Please fill that. Before that, don't leave the session, the panel discussion. So please open your cameras. A wonderful session it has been. हमने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में कितना कुछ जाना, बिल्कुल उसके शुरुआत और बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उससे। और सर ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि जब कोई नयापन आता है, कोई नया कार्य जब किया जाता है, तो उसमें हमें अपनी तरफ से जितनी आहुति देनी है, जो सीखना है, और जो चाहे हम बात करिकुलम की करें या इवैल्यूएशन सिस्टम की करें या स्टूडेंट्स को अवेयर करने की करें कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या होता है, और उससे लेकर उनके जीवन में उनको आने वाले भावी जीवन के लिए तैयार करना, और उसमें विश्व स्तरीय, जब हम विशेषकर बात करते हैं कि संपूर्ण जो इंस्टीट्यूशन से उनके साथ मिलकर सीखने के लिए फिर हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की भी बात कर रहे हैं। तो इट इज रियली अ वंडरफुल लर्निंग। समय क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम बचा है, तो आई वुड इनवाइट Pooja ma'am to propose a formal vote of thanks, I suppose. Thank you, ma'am, for giving this opportunity. So on the behalf of CTPD India, with a great sense of gratitude, it's my immense pleasure to deliver the vote of thanks for this enlightening panel discussion on understanding academic bank of credits, that we often call it as ABC, and its pivotal role in enabling student mobility across higher education institutions. I would like to extend a great and special vote of gratitude to our esteemed panelists, Professor H.C. Purohit, Dr. J.D. Singh, Professor Rakhi Panchola. Your expertise, insights, and thoughtful perspective have significantly enriched our discourse today. Your dedication to advancing education and your commitment to empowering learners are truly commendable. Moreover, I extend my deepest appreciation to our Honorable President Dr. Sanjay Kumar, Principal, Saraswati College of Professional Studies, Ghaziabad, and to Secretary General Professor Tanya Gupta, Dean School of Education, K.R. Mangalam University, Gurugram, Haryana. Your consistent support and leadership have been instrumental in making this event a success. I also like to take this opportunity to thank all the directors and associate directors of various CTPD India circles for inspiring us. Last but not the least, I extend my thanks to all the participants who actively engaged in the discussion, shared their experiences, and put some question also, offering valuable insights. It is your collective efforts that have made this event a platform for meaningful dialogue and knowledge exchange. As we depart from this gathering, let us carry forward the spirit of collaboration and innovation in our respective endeavors. Together, let us continue to work towards creating an inclusive and dynamic education landscape that empowers students and fosters academic excellence. Thank you once again
to our esteemed panelists, organizers, participants for your support and commitment to educational advancements. Thank you all. But at the end, I would like to say that please fill the feedback form so that we can get to know where we have to improve, where we are lagging. So please do that. Thank you. CTPT इंडिया की तरफ से डॉक्टर पुरोहित, डॉक्टर पंचोला, डॉक्टर जेडी सिंह सर, आपका हृदय से धन्यवाद। Thank बहुत you, ma'am, धन्यवाद। थैंक यू for वेरी मच। inviting me धन्यवाद। also. Okay. CTPT को बहुत बधाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। थैंक यू वेरी पुरोहित मच। सर, आप हमेशा so की much. तरह आज भी नंबर 1 रहे, हर चीज को बहुत क्लियरली डिफाइन हमारा करते कोई हैं। नंबर नहीं है। Okay. कोई नंबर। अच्छा, Thank you. नमस्कार। Thank you everyone. Thank you, sir. And thanks to Dr. Pooja and Dr. Megha too. आप लोगों ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संचालन किया। बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू। आपने हमेशा सपोर्ट किया, गाइड किया, तो थैंक यू मैम, संजय सर। सर है, संजय सर ने आज कुछ भी बोलने से मना कर दिया। Thank you everyone. Thank you. Thank you all the panelists and the participants as well as CTPD officials. Thank you Jugnu ma'am. I could see her. Thank you Shweta ma'am, Jugnu ma'am, all the CTPD officials. Thank you so much. ठीक है, आप इसको कर सकते हैं।